ये कहना कि उर्दू अखबार के अंदर में कोई तब्दीली नहीं आई है या जो उर्दू ज़बान है वो बिल्कुल एक पासमानदा ज़बान है और मुसलमान के अंदर में कोई तरक्की और कोई तब्दीली या कोई जदीदियत नहीं आई है, मैं अपना माथा पकड़ लेता हूँ कि ये पता नहीं कहाँ कहाँ से इस तरह की नैरेटिव आती है। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिनको जानबूझ के दिखाना पड़ता है कि मुसलमान जो है बैकवर्ड है। मेरा नाम अभय कुमार है और मैं जर्नलिस्ट हूँ। कई सारी ज़बानों में मैं लिखता हूँ और यहाँ JNU से मैंने PhD की है और ख़ासकर मैं जो समाजी जो सोशल जस्टिस के जो सवाल हैं उसी के ऊपर मैं ज़्यादातर लिखता हूँ। तो पहला सवाल आपसे ये है, आपने अपने करियर के दौरान उर्दू जर्नलिज्म में क्या तब्दीलियाँ देखी? उर्दू सहाफ़त से जो मेरा रिश्ता है वो तकरीबन 20 साल से भी पुराना है, आप कह सकते हैं 25 साल पुराना है। और जिस ज़माने में मैंने उर्दू अखबार के लिए लिखना शुरू किया वो दौर 2000 था और तब पटना से एक अखबार है कौमी तंजीम, उससे मैं जुड़ा हुआ था और उस ज़माने में मैंने खुद अपनी आँखों से देखा कि जो टाइपिंग आज के ज़माने में जो होती है तो जो कातिब जो होते थे वो एक बेड पे बैठे रहते थे, चौकी जो हम बोलते हैं उसको, हाँ बेड पे बैठे रहते थे और पेन से खुशखत वो लिखते थे और फिर वो एक पेपर होता था उसी पे लिखते थे, बाद में उसकी फिल्म बनती थी। बाद में क्या हुआ कि उनके सामने मसला पैदा ये हो गया कि जब कंप्यूटर आ गया तो उन्हीं लोगों को बाद में कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी गई और वो फिर इन पेज पे टाइप करना उन्होंने शुरू कर दिया। और हम उस ज़माने में अपनी ख़बरों को फैक्स के ज़रिए भेजते थे। फैक्स ऐसा होता था कि हम कागज़ पे लिखते थे और उसके लिए आपको बिल्कुल सफ़ेद कागज़ होना चाहिए और बिल्कुल जो स्याही होती थी, बिल्कुल इंक जो वो ब्लैक से हम लिखते थे। और जो बड़ी खबरें होती थी, क्योंकि फैक्स में पैसा लगता था और हम एफर्ड नहीं कर पाते तो उसकी क्वालिटी भी इतनी बेहतर नहीं होती थी, तो जो फीचर स्टोरी होती थी उसको हम लोग कुरियर से भेजते थे उसको। और जो पुरानी खबरें जो होती थी, जो ताज़ा खबरें होती थी उसको हम फैक्स करते थे। उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था। उसके बाद से मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली में मैंने पत्रकारिता में और सहाफ़त में मैंने यहाँ पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पूरी की। उसके बाद मैंने जब अंग्रेज़ी के अखबार में इंडियन एक्सप्रेस में मैंने नौकरी करनी शुरू की, तब तक मैंने पटना में ही उर्दू एकेडमी में एक प्रोग्राम चलता था उस ज़माने में उर्दू डिप्लोमा का, तो उसके तहत मैंने कंप्यूटर के बारे में भी मुझे जानकारी मिली और मेरे एक जो टीचर थे उन्होंने कहा कि आप कंप्यूटर ऑन कीजिए, तो मैंने कहा मुझे कंप्यूटर ऑन करने भी नहीं आता था। तो लेकिन मैंने कंप्यूटर उस ज़माने में मैंने सीख ली और उसके बाद जब इंडियन एक्सप्रेस में मैं आया तो मुझे कोई एक कहता है ना कोई टेक्नोलॉजिकल जो एक बैकवर्डनेस जो होता है कि कुछ इसमें आप पीछे हैं, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन ये ज़रूर था कि उस ज़माने में लैपटॉप नहीं हुआ करता था, तो हम लोग क्या होते थे, अगर मान लीजिए कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ पे स्टोरी को हमने स्पॉट पे गए, उन्हें स्टोरी को मैंने नोट डाउन किया, फिर हम वहाँ से पहले हमारा ऑफिस जो था यहाँ कटवरिया सराय में था, फिर उसके बाद एक्सप्रेस बिल्डिंग में चला गया, फिर हम आते थे, फिर किसी तरह से कंप्यूटर पर बैठते थे, स्टोरी करते थे। और अब तो आपको पता ही है कि इंटरनेट से और व्हाट्सअप से बहुत सारी स्टोरियाँ जा रही है, तो उसके अंदर में भी तब्दीली आई है। और उर्दू अखबार आज के ज़माने में उसका पेपर भी निकल रहा है और इनकलाब अखबार है जिसमें मेरा कॉलम आता है, एक वीकली कॉलम आता है। और इनकलाब अखबार की इतनी कामयाबी है कि उसके जो एडिशन से वो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और सियासत अखबार के बारे में भी मैं बता दूं, जो हैदराबाद से, उसमें भी मैं मज़ामीन लिखता हूं और उनकी अपने टीवी चैनल भी आ गए हैं। और मैंने उनसे बात की, उनके जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं आमिर साहब से, तो मुझे कह रहे थे कि वक्त के साथ और ज़माने के साथ साथ उर्दू सहाफ़त को बढ़ना चाहिए। और वो कह रहे थे कि उनका अखबार शायद सबसे पहले पेपर लाने वाला अखबार था। तो ये कहना कि उर्दू अखबार के अंदर में कोई तब्दीली नहीं आई है या जो उर्दू ज़बान है वो बिल्कुल एक पासमानदा ज़बान है और मुसलमान के अंदर में कोई तरक्की और कोई तब्दीली या कोई जदीदियत नहीं आई है, मैं अपना माथा पकड़ लेता हूँ कि ये पता नहीं कहाँ कहाँ से इस तरह की नैरेटिव आती है। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिनको जानबूझ के दिखाना पड़ता है कि मुसलमान जो है बैकवर्ड है। अब 2 दिन पहले की बात देखिए, एक क्रिकेटर थे इरफान पठान, उन्होंने कुछ लिखा तो उनके जवाब में एक दूसरे क्रिकेटर आके लिख रहे हैं कि
मुसलमानों के ऊपर उन्होंने सवाल किया कि मुसलमान संविधान को नहीं मानते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन और आइन को नहीं मानते हैं। ट्रिपल तलाक के दौरान भी मैंने इसी डिबेट को देखा और मेरी पीएचडी पे उसी पे भी है कि मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को सोसाइटीज़ के अंदर में अदर दिखाने के लिए आपको एक तरह की एक कंस्ट्रक्शन पैदा करना पड़ता है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है वो मेजॉरिटी की सोसाइटी है, वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, वो बहुत ही तरक्की पसंद सोसाइटी है। और जो मुस्लिम सोसाइटी है, चाहे उसे खान पान हो, उसका रहन सहन हो, उसके अखबारात हों, उसकी ज़बान हो, वो सब बैकवर्ड है। ऐसा नहीं है, तब्दीलियाँ उर्दू अखबार में बहुत ज़्यादा आई है और उर्दू अखबार को मुसलमान से भी जोड़ना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहला अखबार जो है उर्दू का जामे जहानुमा जो कलकत्ता से शाया हुआ था 1827 में, उसके भी जो बानी थे और उसके जो मुदीर थे वो भी गैर मुस्लिम ही थे। तो यही है, अफवाहों का बाजार गर्म है, मगर उर्दू अखबार में तरक्की हो रही है जी। और इम्कानात हैं, लेकिन उसमें भी बदलाव आए हैं जी। जैसे आपने अदराइजेशन की बात की, तो उर्दू लैंग्वेज का भी क्या एज अ मुस्लिम लैंग्वेज अदराइजेशन हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। और मैं अख्तरुल वासे साहब का मैंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू लिया था। अख्तरुल वासे साहब जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामियात के प्रोफेसर थे, अभी रिटायर्ड हो गए हैं और उनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, उर्दू में उनका बड़ा नाम है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुसलमानों के ऊपर उर्दू ज़बान को मुसलमानों से इसको जोड़ दिया गया और मुसलमानों में एक हिस्सा, सब नहीं, एक हिस्सा उनको भी लगा कि उर्दू है वो मुसलमानों की ज़बान है। तो ये कहीं ना कहीं जो अदराइजेशन इतना ज़्यादा हुआ कि कुछ लोग समझने लगे कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, सुहेल अंजुम साहब हैं, वो किताब ला रहे हैं, उनकी किताब आने वाली है, आप उनसे भी बात कीजिए। उर्दू के बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, उनकी पूरी किताब आ रही है कि गैर मुसलमानों का उर्दू सहाफ़त में क्या खिदमत हैं। और सियासत के जो एडिटर हैं आमिर खान साहब से मैंने बात की, उन्होंने भी मुझसे इंटरव्यू में कहा कि उर्दू के साथ और उर्दू सहाफ़त के साथ जो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि पड़ोसी मुल्क में उर्दू को इसको सरकारी ज़बान बना दी गई, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, जहाँ पे उर्दू बहुत कम लोग बोलते थे, पंजाबी बोलते थे या बांग्ला बोलते थे, और हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा लोग में उर्दू बोलते थे, इसको गैरों की ज़बान कह दी गई। और हिंदी सिनेमा, क्या आप उर्दू के बगैर उसको सोच सकते हैं? आप बताइए, क्या हमारा जो गाना है क्या हम उर्दू के बगैर सोच सकते हैं? क्या हम प्रेमचंद को उर्दू के बगैर सोच सकते हैं? जिस ज़बान को मैं बोलता हूँ भोजपुरी, क्या उर्दू के बगैर मुकम्मल है? नहीं है। क्या हिंदी ज़बान को हम उर्दू से अलग कर सकते हैं? अरे उर्दू क्या, फ़ारसी और अरबी से भी हम अलग नहीं कर सकते। मुझे पता नहीं कि ज़बान को क्यों मतलब मज़हब से जोड़ा जा रहा है। और आप बहुत पीछे मत जाइए, कॉलोनियल टाइम में जाके देखिए, 18वीं सदी 19वीं सदी में एक से एक बड़े बड़े उर्दू के जो राइटर्स हैं गैर मुसलमान हैं। मुग़ल कोर्ट के दौरान में जो भी हिसाब और बही जो है कौन संभालते थे, ज़रा बताइए, कौन संभालते थे? वो जो हिंदू लोग थे वो लोग संभालते थे। और जो मुंशी वर्ड है, एक ज़ात है जो जिनको हम लोग मुंशी कहते हैं, जिनको श्रीवास्तव कहते हैं, कहीं उनको लाला जी कहते हैं, कहीं सिन्हा जी कहते हैं। मुंशी क्या है? अरबी का वर्ड है, लिखने वाला मुंशी हुआ। इंसा मतलब जो आदमी प्रोज लिख रहा है, जो आदमी प्रोज लिख रहा है वो मुंशी हो गया। तो मतलब हमारी जो तहजीब है वो मिली जुली तहजीब है, साझी विरासत है। लेकिन अब कुछ लोग उसको पानी को पानी से अलग करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? पॉपुलर कल्चर, उर्दू सहाफ़त के ऊपर वापस जाते हुए, एक तो आप चेंजेस बता रहे थे टेक्निकल, और एक आप चेंजेस बता रहे थे पॉलिटिकल, जो कम्युनिटी। अगर हम कंटेंट के बारे में बात करें कि उर्दू सहाफ़त का कंटेंट पिछले 10-20 साल में कैसा चेंज हुआ है, प्रोग्रेसिव हुआ है या कम प्रोग्रेसिव हुआ है, या कौन से मुद्दे कवर करते हैं, या एक डिक्लाइन हुआ है मेन स्ट्रीम को कवर करते हुए, मतलब आपको क्या लगता है कंटेंट वाइज सहाफ़त में क्या बदलाव आया? देखिए, ये भी एक अफवाह वाली चीज़ है कि उर्दू सहाफ़त के बारे में बड़े बड़े जिम्मेदार जो लोग हैं, बड़े बड़े लोगों ने इस तरह की बातें ऑन द रिकॉर्ड किताब में लिखी हुई है। एक वहीदुद्दीन खान साहब हैं, जो कि बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, अभी उनका इंतकाल कोरोना में 1 साल पहले हो गया। ऐसे पूरी दुनिया उनका बड़ा एहतराम करती है जो इस्लामिक स्कॉलर। लेकिन उनका एक मैंने पेपर पढ़ा था उर्दू सहाफ़त के बारे में। उन्होंने कहा कि उर्दू सहाफ़त के अंदर में है वो, मतलब क्या कहेंगे, इसके अंदर में इश्तियाल अंगेज़ी है और इसके अंदर में जज्बातियत से काम लिया जाता है, इमोशनलिज्म है, सेंसेशनलिज्म है। देखिए, आरएसएस से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने भी उर्दू सहाफ़त के कंटेंट को मॉनिटर करने के लिए इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है।
और उस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए एक साहब है, अभी राज्यसभा के मेंबर बने हुए हैं, रोज टीवी पे भी आते हैं। तो एक एजेंडा है उर्दू अखबार को ये देखना है कि एक बड़ा ही रिएक्शनरी अखबार है, क्योंकि जब उर्दू को रिएक्शनरी कहेंगे तो मुसलमान भी रिएक्शनरी हो जाएगा। हमें बात ये करनी चाहिए कि मीडिया का कंटेंट क्या है। उस मीडिया में हिंदी अखबार की भी बात होगी, उसमें अंग्रेजी अखबार की बात होगी, उसमें बांग्ला की भी होगी, उसमें उर्दू की बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उर्दू अखबार को चलाने वाले जो लोग हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि उनका जो बिजनेस का मॉडल है कुछ बिल्कुल अलग है, या वो एडवर्टीजमेंट नहीं लेते हैं, या वो सरकार के साथ नहीं चाहते हैं कि उनके रिश्ते अच्छे हो जाएं और सरकार से उनको एडवर्टीजमेंट मिले। तो जो चीज़ें अगर अच्छी या बुरी चीज़ें जो आपको उर्दू अखबार में दिखती है, वो चीज़ आपको हिंदी अखबार में भी दिखेगी। हिंदी अखबार के अंदर में कोई आज के देश में, मैं हिंदी अखबार के ऊपर पे और अंग्रेजी अखबार और उर्दू अखबार के ऊपर मैंने 1 साल तक सारे अखबारों का एक कंपैरेटिव तकाबुली मुताला किया, और मैं काउंटर करंट में मैंने उनके लिए 1 साल तक मैंने अखबार में लिखा, और मैं पूरे मतलब कॉन्फिडेंस के साथ और पूरी जिम्मेदारी के बात कह सकता हूं कि हिंदी अखबारों में कोई फर्क नहीं बचा हुआ है। ये मैं बात क्या कहना चाह रहा हूं कि हिंदी का जो अखबार है वो जानबूझ के अपने आप को मेजॉरिटी कम्युनिटी और एक खास तरह की जो एक पार्टी है जो कम्युनल एजेंडा पे देश में राजनीति कर रही है, और जो कि एक गैर जिम्मेदाराना जो पत्रकारिता है ये अखबार कर रहा है। एक जमाने में हम लोग कहते थे कि ये हिंदी अखबार का एक कट्टरपंथी अखबार है, ये लिबरल अखबार है, ये सेकुलर अखबार है, ये वामपंथी अखबार है। आज वो सब कुछ मिट गया, सब कुछ वो मिट गया। क्यों मिट गया? क्योंकि हिंदी अखबार के ऊपर इस तरह से कंटेंट का पहरा है। सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, आप लोग यंग जर्नलिस्ट हैं, कोरोना काल के दौरान में, कोरोना वबा के दौरान में जब तबलीगी जमात के ऊपर जिस तरह की रिपोर्टिंग हिंदी अखबारों ने की, आप जाइए 30 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में 10 या 15 दिन का आर्काइवल अखबार देख लीजिए। जो प्रोग्रेसिव तथाकथित अखबार है, नाम नयाद अखबार है, उनका भी कंटेंट देख लीजिए, और जो लोग खुद को अपने आप को जो हिंदू फिरका परस्त लोगों के साथ जोड़ के देखते हैं, उनके साथ भी देख लीजिए। आप देखें क्या क्या खबरें आई। तबलीगी जमात के जो लोग हैं वो बिरयानी खाने के लिए चिल्ला रहे हैं, तो बड़ा का गोश्त खाना जा रहे हैं, तो इधर उधर पेशाब कर दे रहे हैं, तो नर्स के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, तो डॉक्टर के ऊपर हमला कर रहे हैं। और वही 2-3-4 महीने के बाद कोर्ट ने बात कही कि तबलीगी जमात के लोगों को बलि का बकरा बनाया गया। हालांकि मैंने उसी वक्त में मैंने मजमून लिख दिया गया कि ये तबलीगी जमात के बहाने कोरोना के ऊपर जो सरकार का जो फेलियर है, इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। अब आते हैं आपके उर्दू अखबार के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उर्दू अखबार का जो कंटेंट है वो बिल्कुल सही है और उसके अंदर में कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। मुझे लगता है कि उर्दू अखबार के अंदर में भी और बेहतर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। रिपोर्टर की तादाद जो है ना, और बेहतर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। एडिटोरियल टीम के अंदर और ज़्यादा डेडिकेटेड चीज़ होनी चाहिए, और उसको जो मजदूरों के जो मसाइल हैं, जो आपको रोजी रोटी के जो मसाइल हैं, उसको और ज़्यादा उस चीज़ों को उठाना चाहिए। देखिए, ये भी बात सच है कि उर्दू ज़बान कोई मुसलमानों की ज़बान नहीं है, लेकिन ये भी बात उतनी ही तरह से सच है कि ज़्यादातर उसके रीडर उर्दू हैं, और उस उर्दू में भी ज़्यादातर लोग जो मदरसा बैकग्राउंड से लोग हैं, क्योंकि आज़ाद भारत में जिस तरह से एजुकेशन पॉलिसी रही है, बहुत सारे लोग उर्दू जानते हैं लेकिन इतना नहीं जानते हैं कि पेपर पढ़ के बहुत कंफर्टेबल फील करें। तो कहीं ना कहीं अखबार के अंदर में भी एक बात आती है, जब आप जाते हैं एडिटोरियल टीम में जब जाते हैं, कि अरे मेरे पढ़ने वाले लोग तो ज़्यादातर मुसलमान हैं, उसमें भी मदरसा बैकग्राउंड के लोग हैं, तो थोड़ी सी उनके मुताबिक चीज़ देने की एक तरह का एक टेम्पटेशन होता है आपके अंदर में। लेकिन अगर वहाँ इतना टेम्पटेशन है तो हिंदी अखबार के अंदर में तो जाके देखिए कि सारे के सारे एंटी मुस्लिम उसके अंदर में कंटेंट फैला हुआ है। अब सरकार की किसी भी पॉलिसी के विरोध में नहीं, उससे असहमति जताने वाले भी कोई खबर नहीं है। हर दिन महिमा मंडल हो रहा है सरकार की हर पॉलिसीज का। और अंग्रेजी अखबार का क्या काम है? अंग्रेजी अखबार का क्या है कि जो मामला थोड़ा बहुत कल्चर का आ जाएगा, खान पान का आ जाएगा, ड्रेस का आ जाएगा, वहां पे तो बड़े लिबरल दिख जाएंगे। लेकिन जब इकोनॉमिक पॉलिसी जब आएगी, जब मामला स्टेट रिप्रेशन का आएगा, तो वहां पर भी वो भी स्टेट के साथ खड़े हो जाते हैं। अब आप देखिए कि अगर जो मामला पॉलिटिकल इकोनॉमी का होगा, किसान आंदोलन का जो मामला होगा, अंग्रेजी अखबार कौन से बेहतर थे आप बताइए। तो आप ये देखिए कि कंटेंट मीडिया में जनता का कंटेंट वहां पे जाना चाहिए। और आप मुझसे पूछेंगे, मुझे जर्नलिज्म का जो एक्सपीरियंस है 25 सालों का एक्सपीरियंस है, और मैं मुझसे अगर कोई पूछे, मेरे टीचर भी पूछते थे सवाल कि व्हाट इज न्यूज़, व्हाट इज न्यूज़,
तो हम लोग कहते थे न्यूज इज समथिंग विच इज न्यू, न्यूज इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, न्यूज इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज। लेकिन अगर आज आप मुझसे पूछेंगे, न्यूज वही है शोषित व्यक्ति, जिस इंसान को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जिस इंसान की हकमारी की जा रही है, जिस इंसान को बराबरी के साथ सलूक नहीं किया जा रहा है, जिस इंसान को उसकी आमदनी का हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, जो इंसान भूखे मर रहा है, जो इंसान दंगों में मर रहा है, जो इंसान आज जानवर से ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, उस इंसान के बारे में लिखना और उसके पक्ष से लिखना ही पत्रकारिता है, उसके पक्ष से, उसके साइड से लिखना ही मतलब जर्नलिज्म। मेरे लिए तो वही जर्नलिज्म है जी। आज आप एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि उर्दू अखबार अपने आप को चेंज के लिए अडेप्ट नहीं कर पाया, जैसे इंग्लिश और हिंदी जो न्यूज़पेपर्स हैं वो जल्दी डिजिटल फॉर्म में चले गए, सोशल मीडिया में चले गए, पर उर्दू अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ चेंज नहीं कर पाया है। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उर्दू टेक्नोलॉजी के साथ चेंज नहीं कर पा रहा है। टेक्नोलॉजी की कीमत भी तो है। कौन लोग टेक्नोलॉजी के साथ जा सकते हैं, आप मुझे बताइए। मैं भी यूट्यूब पे कोई छोटा सा वीडियो बना के मैं भी डालता हूँ, आप मेरा ही केस ले लीजिए। मेरे पास 10,000 का मोबाइल है, मैं एक सोच रहा हूँ कि एक मेरे पास अच्छा सा मतलब एक माइक हो जाए। माइक की कीमत 40,000 है, 50,000 है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि उर्दू अखबार जो है वो चेंज नहीं लाना चाहता है। ये भी तो देखिए कि उर्दू अखबार को कितने एडवर्टाइजर मिलते हैं। उर्दू अखबार को अगर आप उलट के देखेंगे तो क्या आता है उसमें एडवर्टीजमेंट, कुछ खांसी की दवा आएगी, कुछ आपको अंदरूनी ताकत बढ़ाने की दवा आएगी, कुछ शरबत के आएंगे, कुछ चाय के आ जाएंगे, कुछ इधर आ जाएंगे, कुछ हकीम बाबा के आ जाएंगे, कुछ इस तरह की स्टोरी आती है। और अंग्रेजी अखबार के अंदर में क्या आता है, कार का एडवर्टीजमेंट आता है, रियल एस्टेट का आता है। तो कहीं ना कहीं ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि उर्दू पढ़ने वाला जो रीडर है, मेजॉरिटी ऑफ द रीडर है, वो सोशियो और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, सोशियो और इकोनॉमिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी से डिस्क्रिमिनेटेड है। तो पैसा लगाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे नहीं जाती है, और जहां एडवर्टीजमेंट नहीं बेहतर मिलता है तो वहां पे क्या होता है, आप मुलाजिम को बेहतर तरीके से नहीं रख सकते हैं। और ऊपर से बहुत सारे अखबार हैं जो कि जिनको कारपोरेट लोग उर्दू का चला रहे हैं, लेकिन वहां पे एचआर भी तो एक टीम होती है। एचआर का मतलब है कि वो पहले ही स्टडी कर लेते हैं कि अच्छा उर्दू का जो माहौल है इसके अंदर में अंग्रेजी में हमको 40 देना पड़ेगा, इनको तो हम 20 भी देंगे तो काम कर लेंगे, इनको 18 भी देंगे तो काम कर देंगे। तो एक एचआर डिपार्टमेंट का भी एक अपना अलग खेल है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अखबार उसको बदलने के लिए तैयार नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि उर्दू अखबार अभी भी, कहने का मतलब मिडिवल बैकवर्डनेस में जी रहा है और बदलाव नहीं करना चाह रहा है, ऐसे सज्जन से, ऐसे श्रीमान जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, जितनी भी टेक्नोलॉजी है लेके आइए। और मैं बहुत सारे उर्दू अखबार को जानता हूँ जो आपको इस्तकबाल करेंगे और आपके सारे टेक्नोलॉजी को अपना लेंगे। लेकिन हकीकत ये भी है, आप लोग जानिए, एक ज़माने में छोटे छोटे अखबारों को इश्तहार गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलता था। आज सब अखबारों को ऊपर सेंट्रलाइज तरीके से, उसके ऊपर अलग अलग तरीके से करप्शन रोकने के नाम पे अलग अलग तरीके से उसके ऊपर जो नल है ना उसको बंद कर दिया गया। सरकार पूरा एडवर्टीजमेंट का पैसा एक IT सेल चला रही है, वहाँ खर्च कर रही है, बड़े बड़े कारपोरेट लोगों को जा रहा है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो हैं आपको वो सारा पैसा लेके चल गई। जो छोटे छोटे लोग थे जो 1000, 2000, 5000, 10,000 वो पेपर जो छाप के किसी तरह से जी रहे थे, स्कूटर पर चल रहे थे, कार पर चल रहे थे, जिसको नोम चोम्स्की भी बोलते हैं कि मतलब आपको नीचे से, आपको पत्रकारिता को और नीचे से मीडिया को उभारना पड़ेगा, ऐसे जो छोटे छोटे लोग थे उन लोगों के ऊपर ही पहरा है। आपको UNI देखिए, UNI की उर्दू सर्विस है, क्या हाल है उसका, वहाँ पे काम करने वाले कितने हज़ार में 10,000, 12,000, 14,000 रुपये। UNI के ऊपर सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है अगर उर्दू अखबार को इतना अच्छा करना है उनके ऊपर में। तो और सरकार के भी जो एडवर्टीजमेंट आते हैं वो पॉलिटिकल आते हैं, पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट आप ज़्यादा देते हैं। एक वाइबल बनाने के लिए पत्रकार चाहे उर्दू में काम करे या हिंदी में काम करे, उसका एक वेतन हो, उसका एक लेबर लॉ हो, इसके लिए सरकार क्यों नहीं काम कर रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दिखाना है जो मैं बात आपको शुरू में कह रहा था, मुस्लिम्स आर बैकवर्ड, मुस्लिम्स आर फैनेटिक, मुस्लिम्स आर लिविंग इन मिडिवल वर्ल्ड, और हिंदूज आर वेरी प्रोग्रेसिव, हिंदूज आर फॉरवर्ड लुकिंग, हिंदूज रीड इंग्लिश लैंग्वेज एंड मुस्लिम रीड ओनली उर्दू लैंग्वेज। वो तो तरक्की करना चाहते ही नहीं है। इस तरह की बातें आई हैं, और इस तरह की बातें चूंकि मैंने PhD भी इश्यूज पे की है, तो मुझे पता है कि वो जानबूझ के आपको बैकवर्ड दिखाना है। जिन लोगों को लगता है कि मुसलमान लोग सिर्फ मदरसे में जाते हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, मैं तो कहता हूँ भाई नवोदय विद्यालय और कौन कौन सा विद्यालय जो मन करे, अटल बिहारी विद्यालय तुम खोल दो, नरेंद्र मोदी विद्यालय तुम खोल दो, रेसिडेंस, फुल्ली रेसिडेंस स्कूल लगाओ मुसलमान लोगों के इलाके में, महिलाओं के लिए तुम दो,
और उनके मुस्लिम महिलाओं के लिए अस्पताल खोलो, उनके लिए एजुकेशन के लिए फुली रेसिडेंशियल स्कूल खोलो, तब आप कहेंगे सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। सरकार के पास लाखों करोड़ों का एडवर्टीजमेंट देने के लिए पैसा है, और सरकार और इंडिया के अंदर में जो इलेक्शंस हो रहा है, कोई तो स्टडी आ जाइए कि वो शायद हमारे यहाँ खर्चा अमेरिका के बराबर खर्चा हो रहा है इलेक्शंस के अंदर में। आप जरूर जरा पता करके देखिए, हमारी इकॉनमी 3 ट्रिलियन की, उनकी इकॉनमी 25 ट्रिलियन की, लेकिन इलेक्शंस में हम खर्चा जो है उनके बराबर कर रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी को लेकर मुसलमान लोग कोई मतलब अनविलिंग है, बदलना नहीं चाहते, एक तरह का एक हवा में बातें छोड़ दी जाती है। जी तो सर आप कहना चाहते हैं कि फाइनेंस के तौर पे और जी बाकी तौरों पे सरकार उर्दू को वो सहानुभूति नहीं देती, उर्दू प्रेस को वो सहानुभूति नहीं देती जो वो हिंदी और इंग्लिश को देती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसमें आप लोग को स्टडी कर लीजिए और देखिए, अगर आप रीडरशिप के ही मुताबिक चलिए तो जहाँ तक मुझे पता है कि हिंदी अखबार और उर्दू अखबार से रीडरशिप शायद अंग्रेजी अखबार का कम होगा। अगर आप उसको देखें, या कम से कम आप लैंग्वेज में ही देखें कि भारत में अंग्रेजी कितने लोग बोलते हैं और हिंदी कितने बोलते हैं और उर्दू कितने बोलते हैं। अगर लैंग्वेज की बुनियाद पे अभी अगर जाएं तो जरा आप लोग स्टडीज़ करके जरा बताइए, तो मुझे नहीं लगता कि उर्दू बहुत ही नीचे है। और अगर आप हक उर्दू को दें तो जो लोग भी हिंदी बोलता है वो भी उर्दू का स्पीकर है, और जो लोग भी उर्दू बोलता है वो भी हिंदी का स्पीकर है। तो अगर इस तरह से देखेंगे तो हिंदुस्तान में 50-60 करोड़ लोग हिंदी / उर्दू के स्पीकर हो गए। तो क्यों उर्दू प्रेस के साथ ऐसा होता है, एडवर्टीजमेंट नहीं मिलता है? आप एक काम कीजिए, 5 दिन 5 उर्दू अखबार ले लीजिए और 5 अंग्रेजी अखबार ले लीजिए और 5 हिंदी अखबार ले लीजिए, और आप कंपेयर करके देख लीजिए, तो उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, स्टेट में जी, जहां पे मुसलमानों की आबादी इतनी ज्यादा है, 20 करोड़ के करीब में, कितनी होगी नहीं 20 करोड़ वहां पे आबादी है, और वहां पे 4 करोड़ उनकी आबादी है, वहां पर भी प्राइमरी स्कूल उर्दू में नहीं चलते। तो एक लेवल पे नहीं, कई लेवल पे उनके साथ मार है। ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही है। रीडरशिप पे आते हुए, जो उर्दू की रीडरशिप है, जो आजकल लोग उर्दू लैंग्वेज को काफ़ी एग्जैटिसाइज और रोमांटिसाइज करते हैं, शेर व शायरी पढ़ते हैं, रिश्ता पे जाते हैं, लेकिन वही सेम लोग क्या कहते हैं, उर्दू न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स कंज्यूम नहीं करते। तो रीडरशिप के पार्ट पे क्या शॉर्टकमिंग हुए, लोगों के पार्ट पे क्या शॉर्टकमिंग हुए? देखिए, बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि उर्दू को आगे बढ़ाने में सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभाए, उसको एडवर्टीजमेंट भी लोग दें, लेकिन मुस्लिम लोगों को भी चाहिए, या जो उर्दू जानने वाले जो लोग हैं उनको भी चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। मैं बेहद ही अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि उर्दू पढ़ाने वाले जो लोग हैं, जो उर्दू पढ़ने वाले जो लोग हैं, आजकल उर्दू ज़बान को लेकर इस तरह का एक मिथ फैलाया गया है, इस तरह से उसको मुस्लिम का आइडेंटिटी के साथ देखा गया है कि बहुत सारे मुस्लिम लोग भी समझते हैं कि अरे हमारे बच्चे अंग्रेज़ी पढ़ें। तो कई लेवल पे उसका डिक्लाइन है। और आपने कहा कि उर्दू की शेर व शायरी की वजह से थोड़ा बहुत उर्दू तो है, सिनेमा की वजह से है, हिंदी सिनेमा की वजह से, ड्रामा थिएटर की वजह से है, लेकिन इसमें उर्दू अखबार को भी एक चैलेंज लेना चाहिए कि उनका कंटेंट जो है और ज़्यादा प्रो पीपल हो, और ज़्यादा लोगों के मसाइल को उठाएं, तो लोग और जुड़ें, और यूथ को, आपको कहने का मतलब खवातीन को, उन लोगों को जोड़ने के लिए और कोशिश हो। जी। रुक जाओ।